बच्चों जय श्री कृष्णा। इसके पहले की जो वीडियो डाली थी अपन ने पार्ट फर्स्ट, उसमें अपन ने आवर्तबीजी पादपों में जनन को पढ़ा था, डेफिनेशंस हुई थी। और उसके अंतर्गत अपन ने अलैंगिक और लैंगिक दो पार्ट बना करके जो अध्ययन किया था, उसके अंदर अलैंगिक जनन की जो कुछ विधियाँ थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन जो है उसी जनन के अंतर्गत कृत्रिम कायिक जनन का अध्ययन करेंगे। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअली होता क्या है कि कम समय में अधिक संख्या में अगर पौधे हमें तैयार करने हों तो हमें कृत्रिम कायिक जनन विधि का उपयोग करना पड़ता है। कृत्रिम कायिक जनन विधि में बीज से नहीं, पौधे के ही भागों से नए पौधे बनाए जाते हैं। बस इसके अंदर मानव निर्मित विधियों का उपयोग किया जाता है। तो मानव निर्मित विधियों द्वारा पादप के भागों से नए पादप बनाए जाते हैं, तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब कृत्रिम कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी हो सकती है, उपयोग क्यों करते हैं? वाणिज्यिक और औद्योगिक रूप से पौधों का निर्माण करने के लिए इस विधि का हम उपयोग करते हैं। अब कृत्रिम कायिक जनन की विधियों को मैं चार्टेड करता हूं, उसके बाद फिर अपन इसको एक एक रनअप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन कृत्रिम कायिक जनन। बच्चों, कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं वो बेसिकली अपन तीन भागों में बांट लेते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की विधियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यह तीन प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहले है कर्तन। कर्तन को अपन बोलेंगे कटिंग, CUTT, कर्तन। पहली विधि अपनी कर्तन है। दूसरी विधि जो बात करें अपन इसकी है वो है दाब लगाना या दाब लगाना। और तीसरी विधि जो हमारे पास है वो है रोपण। रोपण मीन्स ग्राफ्टिंग, और दाब लगाना मीन्स माउंड लेयरिंग। ठीक है, तो ये तीन विधियां हमारे पास हो चुकी है। कर्तन यानी कटिंग, दूसरी दाब लगाना और तीसरी रोपण, इट मीन्स ग्राफ्टिंग। इन तीन विधियों के द्वारा हम कृत्रिम कायिक जनन करते हैं, जिससे नए पौधे बनाते हैं वाणिज्यिक स्तर पर। अब जो कर्तन है, कटिंग है, इसका मतलब कलम भी होता है। हम कलम भी कह सकते हैं कर्तन को। कर्तन का मतलब टुकड़ा। इसके अंतर्गत अपन बात करें तो कर्तन किस किस से, पौधे के किस किस भाग से अपन कलम ले सकते हैं या किस किस से कर्तन किया जा सकता है। तो स्तंभ से कर सकते हैं अपन। इसके अंदर हम एक तो ले सकते हैं स्तंभ यानी कि स्टेम, स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन को बोल देंगे अपन स्टेम कटिंग। दूसरी ले लेंगे अपन मूल कर्तन यानी कि रूट कटिंग। अब स्तंभ कर्तन की बात की जाती है तो देखिए, इसमें जब अपन उसकी कलम लेते हैं, पौधे का कोई भाग लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं उसकी शाखा का, तो एक कलम कैसी ली जाए, कर्तन कैसा लिया जाए, तो इसके लिए कुछ चीजें हमें देखनी होती है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि जिस भाग को या जिस टुकड़े को, जिस कर्तन को, जिस कलम को हम काम में लेने वाले हैं, उससे पहली बात तो अपन प्रवर्ध कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रवर्ध ही वो भाग होता है जिससे नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अब जो प्रवर्ध है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं होना चाहिए, तो जैसे मैं कहूँगा कि मातृ पादप, मदर प्लांट, जिससे अपन ने उस प्रवर्ध को लिया है वो कैसा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, उत्तम क्वालिटी का हो, अच्छे गुणों वाला हो। इसके बाद उस पादप की आयु, जिससे हम प्रवर्ध ले रहे हैं, जिससे हम कलम ले रहे हैं, कर्तन ले रहे हैं, वो भी अच्छी आयु वाला होना चाहिए। साथ ही वो रोपाई जब उसकी करेंगे अपन, तो जहाँ पर रोपाई करेंगे वो रोपाई के प्रति अनुकूलित हो। जिस वातावरण में अपन उस कलम को लगाना चाहते हैं वो उस वातावरण के अनुकूलित भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कलम, वो कर्तन, वहां पर वो प्रवर्ध वहां पर अंकुरित नहीं होगा, नया पादप नहीं बनाएगा। ये तो बात करिए अपन ने यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अगर अपन स्तंभ की बात करूं मैं,
तो जैसे गन्ना है, गन्ना इसके एक शब्द बना सकता है, क्योंकि गन्ने पर पर्व संज्ञा पाई जाती है जहां से वो अंकुरित हो जाएगा। इसके अलावा अंगूर है, गुलाब है, इनकी अपन कलम ले सकते हैं, कर्तन ले सकते हैं और इस कर्तन से हम नए पौधों को बना सकते हैं। इसके बाद बात करें अपन मूल कर्तन। कुछ पौधों की जो मूलें होती है, पौधे में नींबू है, अमरूद है, चेरी है, सेब है, इनकी जो मूलें होती है उन मूलों से भी नए पौधे बनाए जाते हैं। अच्छा, नए पौधे बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मूल की कटिंग लेते हैं, मूल के टुकड़े ले जाते हैं और उन मूल के टुकड़ों को सीधे रोपित करते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए तना स्तंभ कर्तन में कुछ तिरछे रोपित करते हैं, ध्यान रखते हैं कि उनकी पर्व या पर्व संध्या नोड इंटरनोड कुछ जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर दबे हुए हो, तभी वहां से अपस्थानिक मूल्य निकलेंगे और नया पादप बनेगा। जबकि यहाँ पर मूल में इसको सीधा रोपित करते हैं और हम जानते हैं कि इस मूल की कलम पर भी, मूल की कर्तन पर भी, मूल के टुकड़े पर भी क्या रहेंगी, शीर्ष पर कुछ क्या रहेंगी, कलिकाएं रहेंगी, बर्ड्स रहेंगी, वो प्रस्फुटित होकर के नया पौधा बना देगी। तो इस मूल कर्तन के अंदर की मैं उदाहरण देता हूं आपको कि किसका कर सकते हैं अपन, नींबू का कर सकते हैं, नींबू की मूल का कर सकते हैं, अमरूद का कर सकते हैं, अमरूद, इसके अलावा आप चेरी का कर सकते हो, चेरी, इसके अलावा सेब का कर सकते हो। तो हम इन पौधों की मूलों को लेकर के उनके टुकड़े करके और उनको जमीन में रोपित कर देंगे तो उसके शीर्ष भाग पर जो कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित होकर, अंकुरित होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगी। तो ये बात हुई हमारी कर्तन को लेकर। कृत्रिम कायिक में जो कटिंग था, कलम से जो हम बनाते थे, स्तंभ से और मूल से, दोनों से अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन दाब लगाना, लेयरिंग, माउंट लेयरिंग यानी कि दाब लगाना। तो इस दाब विधि में क्या करते हैं, पहले तो इसके बारे में बताऊं मैं, दाब विधि है क्या, लेयरिंग है क्या। तो मैं बताऊं आपको इसमें होता क्या है कि इसमें पौधे को, नया पौधा बनाने के लिए किसी पौधे की शाखा का चयन करते हैं, शाखा का चयन करते हैं, पर ध्यान ये रखते हैं इस विधि का बेसिक क्या है कि शाखा पर अपस्थानिक मूलों का निर्माण प्रेरित करते हैं। पौधे की शाखा पर ही अपस्थानिक मूलों का निर्माण प्रेरित करते हैं, निर्माण करते हैं। अब कैसे करें, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसकी विधियां काम में लेते हैं। जब अपस्थानिक मूलें निकल आएंगी तने की किसी शाखा पर उसकी, तो उससे ऊपर पौधा निकल आएगा और नया पौधा तैयार हो सकता है। तो इसकी भी हमारे पास जो विधियां हैं वो दो विधियां हैं। एक तो हमारे पास इसकी है टीला दाब विधि, टीला दाब विधि है हमारे पास, इसको बोलेंगे अपन माउंट लेयरिंग, टीला दाब विधि को, ठीक है, माउंट लेयरिंग है ना। यहाँ पर अपन इसका प्रकार है, यहाँ लेयरिंग मानेंगे, यहाँ टीला दाब विधि जाएगी। अब ये टीला दाब विधि है जिसको बोलेंगे अपन माउंट लेयरिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं देखो बताऊं मैं आपको कि पौधे से शाखा को तोड़े बिना कोई ऐसी शाखा का चयन करें अपन। किस प्रकार से, ये अपने पास एक प्लांट है, इस प्लांट पर ये शाखा जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस शाखा को तोड़ना नहीं है, इस पौधे से पृथक नहीं करना है, मूल पादप से पृथक शाखा को हम नहीं करेंगे और इस शाखा को नीचे की ओर झुकाएंगे जितनी हम झुका सकते हैं। ध्यान रहे कि शाखा टूटे नहीं, ऐसे शाखा को झुका देंगे और शाखा को झुकाते हुए इस प्रकार से ऊपर निकलेगी शाखा और यहाँ पर शाखा की कुछ पत्तियां वगैरह जो भी आ रही है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये तो अपना मूल पादप है, इसकी शाखा को हमने इसे झुका दिया। अगर ये शाखा ऊपर जाती है तो इसको अपन यहाँ पर किसी रस्सी वगैरह से बांध भी सकते हैं। इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, मिट्टी वगैरह डाल देंगे, यहाँ पर ये मिट्टी में दबा दिया अपन ने इसको। अब मिट्टी में दबा दिया हमने और इसके ऊपर थोड़ी सिंचाई कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों बाद इस दबे हुए स्थान पर क्या निकल आती है, अपस्थानिक मूलें निकल आती हैं। ये अपस्थानिक मूलें यहाँ से निकल आती है और अपस्थानिक मूलें निकलने के बाद इसी स्थान पर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस आगे से जहाँ से मूलें निकली है उसके कुछ आगे से इसको मूल पादप से अलग कर लेंगे और ये स्वतंत्र रूप से एक नया पादप बन जाएगा। तो बच्चों ये थी टीला दाब विधि, यानी कि शाखा को पौधे से पृथक किए बिना ही झुका करके कुछ नीचे लाते हैं, उस झुके हुए स्थान पर मिट्टी डाल देते हैं, सिंचाई करते हैं, हम देखते हैं कि उस स्थान पर कुछ अपस्थानिक मूलें निकल आती है उसकी पर्व संधियों से और उसके बाद
उसको शाखा को कुछ आगे से काटकर मात्र पौधे से जो मदर प्लांट है उससे अलग करके स्वतंत्र पौधे के रूप में इसको काम में ले लिया जाता है। तो ये बात हुई टीलादाब विधि। इसी के अंतर्गत दूसरी विधि और होती है इसके अंदर, वो होती है वायु गुट्टी, यानी वायु दाब भी कहते हैं या गुट्टी लगाना भी कहते हैं इसको, वायु दाब या फिर गुट्टी भी बोलते हैं, गुट्टी लगाना, दाब या गुट्टी लगाना। ये दाब लगाने की जो विधि थी लेयरिंग वाली, उसका दूसरी विधि है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी प्लांट से शाखा को अलग नहीं करेंगे, इसमें भी प्लांट के जो शाखा है उसको अलग नहीं करेंगे हम। इसमें क्या किया जाएगा कि अगर बाय द वे पौधा साचीय है, काष्ठीय है, मजबूत है और उसकी शाखा को हम नीचे तक नहीं ला सकते, नहीं झुका सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो उस पौधे से ऐसी शाखा का चयन करेंगे जिसके ऊपर भी कोई अन्य शाखा हो। इस प्रकार से उसके ऊपर भी कोई अन्य शाखा हो, ऐसी शाखा का हम चयन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस शाखा पर से, नीचे वाली शाखा पर से एक छाल वलय के रूप में यहां से हम इसकी छाल को निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, चाकू वगैरह लेंगे और उससे इसकी छाल को इस प्रकार से निकाल देंगे। अब छाल निकलने के बाद ये वलय रूपी छाल अपने यहां से निकाल देंगे। अब छाल निकलने के बाद इसकी आंतरिक परत यहां पर आ जाएगी। इसके ऊपर हम कुछ मिट्टी, मूंछ, घास या रुई को लपेट करके और यहां से रस्सी से इसको बांध देंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जो ऊपरी शाखा है वहां पर हम कोई मटका वगैरह या कोई भी पात्र रख देंगे, बॉटल रख देंगे और वहां से पानी की कुछ बूंदें इस पर गिराएंगे, यानी कि सिंचाई यहां से इसको अनुरूप रूप से मिलती रहेगी। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि ये जो हमने वले निकाली है, छाल निकाली है यहाँ की, इस छाल वाले स्थान पर क्या निकलेंगी, अपस्थानिक मूलें निकलेंगी। अपस्थानिक मूलें निकलेंगी और अपस्थानिक मूलें निकलने के बाद ऊपर पर निकलेगा। इसके बाद हम इस शाखा को यहां से काट करके अलग कर लेंगे और ये नए पौधे के रूप में काम में ले ली जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दाब लगाने में भी टीलादाब विधि और वायु दाब विधि, दोनों विधि से हम शाखा को मूल पादप से अलग किए बिना उसी शाखा पर अपस्थानिक मूलें निर्मित करते हैं और फिर उसके बाद उस शाखा को अलग करके एक स्वतंत्र पौधे के रूप में काम ले लेते हैं। ये थी दाब लगाना। अब थर्ड विधि पे आते हैं अपन, कृत्रिम कायिक जनन की। तीसरी विधि की मैं बात करूं आपको, रोपण। देखो, रोपण विधि वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन में है, ग्राफ्टिंग, क्योंकि आजकल क्या है कि अच्छी किस्म के पौधे जो अधिक उत्पादक हों और रोग रहित हों, ऐसे पौधे बनाए जाते हैं। तो इस रोपण विधि का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। रोपण विधि में क्या करते हैं और रोपण विधि के संबंधित रोपण विधि में मेन चीजें क्या होना चाहिए, देखो, एक तो होती है कलम, इसको साइन कहेंगे कलम, और एक होता है स्कंद, जिसको बोलोगे स्टोक। देखो क्या होता है कि ये प्लांट है, गमले में लगा हुआ है, ये गमला मान लो इसका, ठीक है, इसमें प्लांट लगा हुआ है। अब इस प्लांट में जो नीचे का भाग है, ये वाला भाग, इसको तो बोलेंगे अपन स्कंद, स्टोक, ठीक है। और इसके ऊपर जो अच्छी किस्म का उत्तम गुण वाले पौधे की एक शाखा लाएंगे, जिसको बोलेंगे अपन कलम, जो ऊपर की तरफ लगेगी, साइन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, साइन ऊपर का भाग, इसके ऊपर उसको रोपित करेंगे। तो दो भाग हो गए, तो कलम हो गया साइन, एक हो गया स्टोक। ये जो साइन वाला भाग होता है, कलम वाला भाग होता है, ये अच्छे पौधे से लिया जाता है, अच्छी आयु वाला हो, अच्छे पौधे से इसको लिया जाएगा, क्योंकि इसी के गुण पौधे में आएंगे, कलम के गुण पौधे में आएंगे, जिस पौधे को अपन बता रहे हैं। और स्कंद वाला भाग होता है वो मात्र पादप होता है और उसके ऊपर इस कलम को स्थापित किया जाता है। दो बातें हुई। इसके बाद क्या होता है कि जब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ते समय क्या करते हैं कि जोड़ने के बाद इनको रस्सी से कस के बांध देते हैं। स्कंद के ऊपर कलम को जोड़ करके अच्छे रस्सी से कस के बांध दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये बंधा रहता है तो इसका जो कैम्बियम होता है, ऐदा होता है, वो आपस में जुड़ जाती है, एक संपूर्ण पादप का काम करने लग जाता है। इसकी कुछ विधियां हैं जिसको अपन बात करें, इसमें कौन कौन सी विधि से अपन इसको कर सकते हैं।
रोपण, ग्राफ्टिंग की विधियां। तो मैं ग्राफ्टिंग की विधियां बताऊं आपको, जिसके द्वारा हम जैसा शेप कलम का या स्कंद का लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी विधियां हो जाती हैं। देखो रोपण की बात करें, ये रोपण ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की जो विधियां हैं वो इस प्रकार है। एक तो होती है टंग ग्राफ्टिंग, जिसको अपन जीबी या जीवा ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिह्वा, और इसको टंग ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। दूसरी होती है इसी के अंतर्गत जो इसके अब रह जाती है वेज ग्राफ्टिंग, वेज को फच्चर ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तीसरी जो ग्राफ्टिंग करते हैं इसके अंतर्गत अपन वो करते हैं मुकुट ग्राफ्टिंग, मुकुट जिसको क्राउन भी बोलते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग, जीवा ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, मुकुट ग्राफ्टिंग। और एक होता है कली का रोपण, बड ग्राफ्टिंग। ये 4 तरह का रोपण हम कर सकते हैं ग्राफ्टिंग के अंतर्गत। अब जीबी ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कैसा इसका पैटर्न होता है, तो देखिएगा कलम और स्कंद दोनों एक समान होना चाहिए, इनकी मोटाई बराबर होना चाहिए। मेन चीजें देखने की यहाँ पर कि आप जब रोपण कर रहे हो, रोपण में आप जीवा ग्राफ्टिंग कर रहे हो, जीबी ग्राफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको देखना होगा कि जो कलम है, जो साइन है वो, और जो स्टोक है नीचे का स्कंद है, उन दोनों की मोटाई बराबर होना चाहिए। अदरवाइज उनको जब जोड़ेंगे तो उनका कैम्बियम एक सीध पर नहीं आएगा और वो एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कलम जो लेंगे और एक लेंगे अपन स्कंद, तो स्कंद तो नीचे लगा रहेगा गमले में, उसको तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है। अच्छा, ये किसी भी क्वालिटी का हो या निम्न क्वालिटी का भी चलेगा, इसमें कोई उत्तम गुण हो ये जरूरी नहीं है स्कंद में। लेकिन जो कलम लेंगे, साइन लेंगे, उसमें अच्छे गुण होना चाहिए, क्योंकि वही गुण पौधे में आते हैं। अब इसमें क्या करते हैं जीवा ग्राफ्टिंग में, इस स्कंद में कट लगाते हैं जीवा आकार का, इस प्रकार से इसमें कट लगा दिया जाता है, और इसी आकार के रूप में ही साइन में भी, कलम में भी कट लगाया जाता है। तो जैसे मान लो अपनी कलम इस प्रकार से है, ये अपनी कलम है, तो ये तो कलम वाला भाग हो गया और ये स्कंद वाला भाग हो गया, ये कलम वाला भाग हो गया। इन दोनों को एक दूसरे में रोपित करके और क्या करते हैं, रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ये हो जाती है जीबी या जीवा ग्राफ्टिंग। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, जो चीरा लगाते हैं ना, चीरा इसके अंदर, स्कंद के अंदर वो 5 से 8 सेमी का लगा सकते हैं, और स्कंद में वी आकार का बना देंगे और इसमें भी इसी शेप का बना करके दूसरे में इनको व्यवस्थित करके बांध देंगे। वेज ग्राफ्टिंग की बात में उसको फच्चर ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग में, अच्छा ग्राफ्टिंग कोई सी भी हो इनमें से, जीबी हो, वेज हो, मुकुट हो, स्कंद जो होता है नीचे वाला भाग वो निम्न श्रेणी का हो, उत्तम गुण वाला न हो, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, कलम जो ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, वो उत्तम गुण वाली होना चाहिए। तो वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि जो आपका स्कंद है नीचे वाला स्कंद, इसमें वेज, कुल्हाड़ी एक्सल बोलते हैं वेज, इस आकार में वी आकार का एक क्या बना देंगे, खांच बना देंगे, चीरा लगा देंगे, और इसी के अंदर जो कलम है हमारी, ये क्या है, हमारा स्कंद है, इस स्कंद के ऊपर कलम को इसी रूप में, इसी आकार में, है ना, काट के ये इस प्रकार से इसमें रोपित कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अपनी कलम हो गई, ये तो होगी कलम, ये हो गया स्कंद, और दोनों को मिलाकर के इस प्रकार से बांध दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का कैम्बियम है इनकी जुड़ जाएगी और ये संपूर्ण पादप बन जाएगा। एक होता है मुकुट ग्राफ्टिंग। मुकुट ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि वो जो स्कंद होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि स्कंद बड़ा हो, इस प्रकार से, ये इतना बड़ा स्कंद है, नीचे का भाग इतना बड़ा है। अब इस बड़े स्कंद के ऊपर हम एक से अधिक कलमें रोपित कर सकते हैं। एक कलम हमने यहाँ लगा दी, एक कलम यहाँ लगा दी, एक कलम यहाँ लगा दी, एक कलम यहाँ लगा दी। इसके अलग अलग भागों पर हम अलग अलग जगह कलमें लगा सकते हैं। यानी एक ही स्कंद पर हम चाहें तो अलग अलग पौधे की कलमें भी लगा सकते हैं और वो सारे पौधे ऊपर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि स्कंद का यहाँ रोल क्या होता है, अवशोषण देना, खनिज लवण जल उपलब्ध कराना और सपोर्ट प्रदान करना। बाकी प्रत्येक कलम अपना अपना पादप तैयार करेगी और वो अपने गुणों को संचित रखेगी। तो इसको मुकुट ग्राफ्टिंग क्यों कहा कि जिस प्रकार से एक मुकुट होता है, क्राउन होता है और क्राउन के ऊपर कंगुए निकले होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपन एक से अधिक कलमें इसके ऊपर रोपित कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाली हो जाती है। चौथी आती है कली का।
बड, बड ग्राफ्टिंग। कलिका ग्राफ्टिंग क्या करते हैं कि छाल में ही, पौधे की छाल में कट लगाते हैं। टी आकार का लगा लो, एच आकार का लगा लो, आई आकार का लगा लो, किसी भी आकार का पौधे की, जैसे ये पौधा है इसकी छाल में ही, स्कंद की छाल में ही कट लगाया हमने। अब हमने कट लगा दिया, ए टी आकार कट लगा दिया, जैसे ये टी आकार कट लगा दिया, यानी चाकू लिया, इस प्रकार से चाकू चलाया, इसकी जो छाल है उसको टी आकार में बाहर निकाल ली। अब इसी आकार की अच्छे पौधे की, जिस पौधे को हम लगाना चाहते हैं, अच्छे गुण वाला पौधा है, उसकी कलिका निकाल के लाएंगे। अब हम कलिका लेके आए, ये उस पौधे की कलिका है, वो भी किस आकार में आएगी, वो भी टी आकार में आएगी। ये कलिका है उस पौधे की जिसको अपन लगाएंगे ऐसे। तो ये बड हो गई। अब इस बड को क्या करेंगे, इसमें ला करके फिक्स कर देंगे, इसमें ला करके फिक्स कर दिए अपन ने यहाँ पे, इसमें लगा करके, और ये बाहर निकलता हुआ सिरा रहना चाहिए इसका, और ये टी आकार में इसमें फिक्स कर दिए अपन ने, और इसको भी वापस रस्सी से बांध दिए। ध्यान रहे कि जो मुकुल है, कलिका है, उसका शीर्ष भाग न बंधे, वो शीर्ष भाग ऊपर वृद्धि करने के लिए उसको छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत जो ग्राफ्टिंग मेथड है, ये 4 विधियों से अपने संपन्न किया। जिह्वा, जीबी, टंग ग्राफ्टिंग, वेद यानी फचर ग्राफ्टिंग, मुकुट यानी क्राउन ग्राफ्टिंग, और कलिका यानी बड ग्राफ्टिंग। इन सारी ग्राफ्टिंग के द्वारा हमने एक चीज को नोटिस किया है कि 2 पार्ट होते हैं। एक ऐसा पौधा होता है जो निम्न गुण वाला होता है, उसका स्कंद के रूप में, स्टॉक के रूप में यूज करते हैं, और इसके ऊपर कलम यानी साइन, वो उत्तम गुण वाला उपयोग करते हैं, और उन दोनों को एक साथ मिलाकर के बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद इनका जो कैम्बियम एदा होती है, वो उत्तक जो विभाजन होता है, सेल्स निर्माण होता है, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से नया पौधा तैयार। हाँ, तो अब अपन जो है लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन पुष्प में होता है, और इसके लिए अपन को सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करना होगा। तो मैं आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बताता हूँ, और पुष्प के बारे में बात करते हैं। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, शूट, मॉडिफाइड शूट है, असीमित रूपांतरित प्रोही पुष्प है, और पुष्प जननांग है, जनन करने वाला अभिजननांग है। पुष्प 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो पूर्ण और एक अपूर्ण। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें सहायक चक्र और आवश्यक चक्र दोनों ही उपस्थित हों, वह पूर्ण पुष्प है। जैसे कि सरसों है, मटर है, ये पूर्ण पुष्प के अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? जिस पुष्प के अंदर सभी अवयव, सभी पार्ट न हो, आवश्यक चक्र या सहायक चक्र में से कोई एक अनुपस्थित हो, तो वो आपका अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। जैसे कि आपकी लौकी है, पपीता है, ये अपूर्ण पुष्प की गिनती में आएंगे। अब बात करते हैं अपन पुष्प की संरचना की। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना कैसी होती है, पुष्प में कौन कौन से भाग देखने को मिलते हैं। तो मैं आपके सामने एक पुष्प बना रहा हूँ, प्रारूपिक पुष्प, एक सामान्य बेसिक पुष्प। इस प्रकार से सबसे पहले बात करें, ये पुष्प है, पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं अपन। देखिए इस जगह पर जो पुष्प जहाँ पे लगा होता है और जिससे वो जुड़ा होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में डंठल कहते हो, वो होता है पुष्प व्रंत, स्टाल्क। पुष्प व्रंत के ऊपर कुछ उभरी हुई संरचना जो दिख रही है अपन को, ये वाली, ये इसका पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासन। इस पुष्पासन से ही जो पुष्प की संरचना निकली होती है बाहर की ओर, इस प्रकार से ये। तो ये जो बाहर की तरफ है, जो कलर में कैसे होते हैं? हरे। ये क्या होते हैं? बाह्य दल। और जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, ये रंगीन, ये क्या होते हैं? दल। कैलेक्स और कोरोला, बाह्य दल, कैलेक्स और ये कोरोला। इसके बाद में ये लगे होते हैं इसके ऊपर पुंकेसर। अतः सब चीजें कहां से निकल रही है? पुष्पासन से। ये क्या है? पुंकेसर। देखिए ये जो पुंकेसर है, ये 3 भागों से मिलकर बना है। ये जो ऊपर टॉप का भाग है, ये तो क्या है? इसका परागकोश, ये टॉप वाला भाग। इसके बाद में ये जो कनेक्टिव है यहाँ पर, इसको बोलते हैं योजी। परागकोश ये वाला,
और ये वाला इसका योजी वाला भाग कनेक्टिव, और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसका, इसको बोलते हैं पुतंतु फिलामेंट। ये तीनों भाग मिलकर के और क्या बना देते हैं इसका पूरा का पूरा मेटल, और उसको पूरे को क्या बोलेंगे अपन, पुंकेसर, जो कि नरजन्नांग है। ठीक, इसी प्रकार से बात करते हैं इधर। तो ये है इसका जो प्लेट टाइप भाग है ऊपर का, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ये होती है इसकी वर्तिका यानी कि स्टाइल, और ये होता है इसका अंडाशय। ये तीनों मिलकर ये क्या कहलाएंगे, स्त्री केसर। अब अंदर चलते हैं, तो ये पूरा अंडाशय है। अंडाशय के अंदर इस प्रकार से ये क्यों होता है, बीजांड। एक बार फिर देख लेते हैं, पुष्प जिससे जुड़ा रहता है शाखा से वो पुष्प ग्रंथ है, स्टाल्क है। पुष्प ग्रंथ के ऊपर जो फूली विशेषणा है वो पुष्पासन है। इस पुष्पासन से ही बाह्य दल निकले हुए हैं, इस पुष्पासन से ही दल निकले हुए हैं, और इस पुष्पासन से ही ये पुंकेसर निकला हुआ है। ये द्विलिंगी पुष्प है। इट मीन्स इसमें नरजन्नांग और महाजन्नांग दोनों उपस्थित हैं। आप देखिए तो यहाँ पर परागकोश, योजी, पुतंतु, और इधर चले तो वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलकर स्त्री केसर हो गया, बीच में बीजांड हो गया। इस प्रकार से एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। अब पुष्प संरचना के अंतर्गत अपन इसके भागों को डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से देखो आप कि पुष्प के जो भाग हैं उनको कैसे अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक पुष्प में दो तरह के चक्र होते हैं। पुष्प संरचना की बात करूं मैं तो इसमें दो चक्र होते हैं। अब दो चक्र कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में कौन कौन आएंगे वो देखते हैं अपन। सहायक चक्र और एक होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में आपके जो आएंगे वो आएंगे दो भाग। एक तो आएगा बाह्य दल, पुंज। पुंज कब कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं ये, इसलिए बाह्य दल पुंज। एक होते हैं दल पुंज, कैलेक्स और कोरोला। तो बाह्य दल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, पुष्पासन पे लगे होते हैं और पुष्प की सुरक्षा करते हैं कली अवस्था में। और दलपुंज जो होते हैं वो रंगीन होते हैं और बाह्य दल के अंदर की होते हैं। दूसरा चक्र होता है ये, और ये कलर्ड होते हैं। इससे क्या होता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित किया जाता है। उसके बाद आते हैं आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र में आता है आपका एक तो पुंकेसर, एक आता है आपका स्त्री केसर, इसको सामने में जायांग कह सकते हैं अपन, जायांग वाला पार्ट है पुंकेसर। पुंकेसर का पता है आपको, नरजन्नांग है, स्त्री केसर मादाजन्नांग है। ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, परागकोश, योजी और पुतंतु से। इसके परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं जो कि नरयुग्म का कार्य करते हैं। स्त्री केसर जो होता है वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडक पाए जाते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और वहां पर बीजांड और बीजांड से फिर बीज बन जाते हैं। अंडाशय से तो फल बन जाएगा और बीजांड से बीज बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पुष्प की संरचना है उसके अंदर दो चक्र है, इसके अंदर लैंगिक जनन संपन्न होता है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन लेसन 2 का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।